आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। हम हालात वाक़ात सियासत पर ख़बर करते रहते हैं, लेकिन कश्मीर कहीं न कहीं किसी बड़े तूफ़ान में गिरा हुआ तो नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल आज के दिन भर में रहेगा, क्योंकि कल खित्ते चिनाब में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद दौरान शब फिर वो झटके लगे। कल दोपहर को झटका लगा और झटके के बाद दरो दीवार जो हिले, स्कूल की, प्राइवेट की, अस्पतालों की इमारतों में दरारें पड़ती हुई दिखाई गई। कुछ जगहों पे कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की खबर आई और उसके बाद जम्मू कश्मीर के हवाले से जो ऑलरेडी सिस्मिक जोन 4 और 5 में है, उसके हवाले से तशवीश लाक होना शुरू हो गई, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने कुछ अपने अपने हवाले से ही रद्दमल ज़ाहिर किया है। खित्ते चिनाब का इलाका पिछले साल लगातार तकरीबन 2 महीने तक इस इलाके में भूचाल के छोटे मोटे झटके जो हैं वो दिखाई दिए, लेकिन कल का पहला झटका तो बड़ा ज़ोर का था। रात के वक्त भी 2 और झटके आए। कुल मिला के यहाँ आदाद शुमार बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में 4 झटके महसूस किए गए हैं। पहला तो जोर का था, उसके बाद जोर के झटके लेकिन धीरे से ही लगे। और फिर आज इंतज़ामिया ने पूरे इलाके के स्कूलों को बंद कर रखा था और इंतज़ामिया ने स्कूलों को बंद करने के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में टीमें रवाना की थी। ये टीमें जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है उसका जायज़ा लेंगे और एक्सपर्ट्स वगैरह। कल के इस भूचाल ने कुछ पोल भी खोली है और हमारे R&B डिपार्टमेंट की पोल खोलते हुए कल ये साबित हो गया है कि हमारे यहाँ नई इमारत भी क्यों नहीं हो, वो कितने दिन पुरानी बनाई हो, लेकिन इस तरह से बनाई जाती है कि खास तौर पर सरकारी इमारत के भूचाल का 5.4 का झटका भी महसूस नहीं कर सकती। और दरारें हमने कल सरकारी इमारतों में अच्छी खासी दरारों की जो रफ्तार है वो देखी। लेकिन आज दिन भर क्या सूरत रही, लोगों में किस तरह का माहौल है वहाँ पर, वसीम गत्तू सीधा वहीं से मुझे ज्वाइन करें। वसीम, ज़रा बताइएगा क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है आपके इलाके में, लोगों में क्या अभी डर है, क्योंकि अफवाहें बहुत चलती रहती हैं, तो इन अफवाहों के बीच में क्या कुछ बताया जा रहा है इस वक्त? बिल्कुल सनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक जलजले का झटका देखा जा रहा है। कल देर रात आपने देखा होगा कि 2:20 पे हमने फिर से अपडेट दिया था, जो ही जलजले का झटका महसूस किया गया, यानी कि लोग काफी ज्यादा परेशान है। उस वक्त भी हम दिखा रहे थे कि लोगों का किस तरह का माहौल बना है, रोने की आवाजें आ रही थी, बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थी, शोर काफी देखा जा रहा था। और अगर हम मार्केट की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह के हालात हैं, बहुत कम लोग घरों से बाहर आज निकले हैं, क्योंकि फैमिलीज के लोग जितने भी हैं वो परेशान है। बहुत कम स्कूल आज बच्चों की तरफ गए, बच्चे जो है स्कूल की तरफ गए हैं। तो इससे साफ तौर पर साबित हो सकता है कि लोग परेशान काफी ज्यादा है। और ठाठरी किश्तवाड़ का इलाका, गंदों का इलाका, भद्रवाह का इलाका, यहां पे आज स्कूल बंद रहे जिस तरह के कल की कंडीशन बनी। और उसके बाद रात के 12 बजे के बाद जब भूचाल हुआ, उस भूचाल ने फिर से लोगों को जगाया, लोगों को हिलाया, क्योंकि नींद में सारे लोग थे, किसी को पता नहीं था कि भूचाल होगा। मगर जब भूचाल हुआ उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हुए। और ये भी आपने जिस तरह से बताया कि R&B डिपार्टमेंट में सवाल उठ रहे हैं। आज मैंने जो स्टेट के वाइस चेयरमैन हैं शक्तिराज परिहार जी भाजपा के, उनसे जब बात की आखिर क्यों लगातार यहाँ पे जब भूचाल होते हैं तो सरकारी बिल्डिंगें, उन पे नुकसान काफी ज्यादा देखा जाता है। उन्होंने ये साफ तौर पे बताया है कि सरकार जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार ने ये देखना होगा, एक तश्कील देनी चाहिए टीम को, सरकारी बिल्डिंगों को क्यों नुकसान इतना ज्यादा हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकारी बिल्डिंगों से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सरकारी बिल्डिंगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। क्या सबस्टैंडर्ड मटेरियल वहां पे इस्तेमाल किया गया है क्या, या इसके पीछे और कुछ बात है? और जिस तरह से शक्तिराज परिहार जो एक्स MLA डोडा भी रहे हैं, उन्होंने जो है सरकार से अपील की है और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की है, कार्रवाई होनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों इतना ज्यादा नुकसान जो है। वसीम मुख्तसरन बताइए ताज़ा तरीन क्या है, इंतजामिया कितनी मुतहरिक हुई है और लोगों में जो डर पैदा हुआ है उससे बचने के लिए क्या करिए इंतजामिया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल देर रात तक हम दे रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें सड़कों पे मौजूद थी, देखा जा रहा था कि किस तरह का माहौल यहाँ पे है। और आपको बताना चाहेंगे सुबह भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह बताया गया है कि SDRF और NDRF की टीमें जो है अलग अलग जगहों पे भेजा गया है, उनको देखा गया है कि किस इलाके के अंदर कितना ज्यादा नुकसान है, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी हालात के लिए आप लोगों को निपटना होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा इस वक्त गुंदों के इलाके में, जहां से ये खबर भी आपको देखने को मिल रही थी कल की, गुंदों के इलाके के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर काफी ज्यादा दरारें थी, नुकसान था और गुंदों के अलग अलग इलाकों के अंदर वो खुद जा रहे हैं।
भद्रवाह के अंदर चलिए जो चलिए घुस रहे वसीम हैं। वसीम बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसील फराम करने के लिए। वसीम गत्तू हमें डोडा खिते चिनाब से अपडेट कर रहे थे। खिते डोडा का चिनाब, कश्तवाड़, खिते चिनाब का कश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, ब्लेसा, ये सारे इलाकों में कल खौफ दहशत थी। और यूँ कह सकते हैं कि चंपा से लेके मुजफ्फराबाद तक का जो इलाका है, इस हवाले से एक्सपर्ट्स कुछ और राय ही बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर, ख़ासतौर पे कश्मीर वादी जो है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये जलजलों के दहाने पे है, 4 से 5 सिस्मिक जोन में पड़ता है। और ये जो स्ट्रेच है चंपा, कश्तवाड़ वगैरह, हिमाचल का जो चंपा का इलाका है, वहाँ से आगे कश्तवाड़ और कश्तवाड़ से आगे श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, ये उड़ी का इलाका, इस इलाके में साइलेंट जो आतिशफशान हैं बड़ी तादाद में हैं। और कश्मीर के बारे में 2 रिवायतें हैं। 100 साल बाद यहाँ जोर का भूचाल नहीं आता है, बल्कि यहाँ सैलाब आता है। ओरिजिन 100 साल के बाद यहाँ अब तक के हिस्टोरियन यही बताते हैं। और फिर करीबन 500 साल के बाद यहाँ जोर का भूचाल आता है। और जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि एक कहावत कश्मीर में, आमतौर पे कश्मीर में कहा जाता है, ये कश्मीरी ज़ुबान में है, कशीर कहन गरनस, यानी कश्मीर में सिर्फ 11 घर रहते हैं। तो ये 500 साल पहले भी, कुछ एक्सपर्ट्स बताए हैं कि 500 साल पहले भी एक भूचाल आया था और उसमें कश्मीर तहस नहस होकर हो गया था। एक बार फिर एक्सपर्ट्स बता रहे कि ख़तरे की हम डगर पे, 2017 में भी यहाँ भूचाल आया था। 1962 में 6.2 का आया था। 2013 में आपको याद होगा भूचाल आया था। पिछले साल भी भूचाल आया। यूँ तो कश्मीर में भूचाल जो है अक्सर जो अफ़गानिस्तान से होते हुए जो स्ट्रेच है उसकी शिद्दत लपेट में आई जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2005 में भी भूचाल आया था और उस भूचाल की वजह से दहल उठा था कश्मीर का वो पार वाला इलाका। और फिर वो 8 की शिद्दत का कोई जलजला जम्मू कश्मीर में आ सकता है। इस तरह से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ख़तरे की घंटी है। ज़रा ख़तरे की घंटी चंपा से लेके मुजफ्फराबाद तक के स्ट्रेच पर क्यों है? एक्सपर्ट्स हमारे साथ, हमारे जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पे GM भट्ट साहब, उन्होंने आज हमारे नुमाइंदों से बात करते हुए अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ कश्मीरियों को बताने की कोशिश। आपको समझना सुनना ज़रूरी है क्योंकि आपको एहतियाती तदाबीर भी उठानी पड़ सकती है। आपको मालूम है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है आपस में टकरा रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ हिमालय बेल्ट जो है पूरा 2500 किलोमीटर का जो हिमालयन आर्क है, उनके अंदर जो रॉक्स हैं उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। जब क्रिटिकल लिमिट आ जाता है स्ट्रेस का तो रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से शेकिंग होती है और अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है, कंटिन्यूसली ये टकरा रही हैं दोनों प्लेट्स और जिसकी वजह से हिमालय भी राइज हो रहा है और अर्थक्वेक्स आते रहे हैं और आते रहेंगे। जैसे इसके बारे में हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं कि बड़ा अर्थक्वेक आएगा, लेकिन एक थ्योरी है रिटर्न पीरियड ऑफ मेजर अर्थक्वेक्स इन अ रीजन। उसके हिसाब से ये है कि पिछले हमारी जो पास्ट हिस्ट्री है 100 ऑफ ईयर्स का, अगर उसमें कोई मेजर अर्थक्वेक आया होगा उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ देर के बाद ये रिपीट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ हमारे रीजन में नॉर्थ वेस्ट हिमालय, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और या हिमाचल उत्तरांचल का एरिया है, इसमें 500 साल में मेजर अर्थक्वेक, ग्रेट अर्थक्वेक्स आने के चांसेस बनते हैं। तो हमारे यहाँ लास्ट जो मेजर अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ है हिस्टोरिकल बुक्स में है, इसका जिक्र वो है 1555 का अर्थक्वेक। उसके बाद आज तक मेजर अर्थक्वेक यहाँ, ग्रेट अर्थक्वेक यहाँ आया नहीं है। तो उस हिसाब से फ्यूचर में कभी भी अर्थक्वेक हम 8 मैग्नीट्यूड के आसपास का इस रीजन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब आएगा वी कैन नॉट से, हम इस पोजीशन में नहीं है वर्ल्ड में इस वक्त को इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, स्पेकुलेशन है। ऐसा ना हो, लेकिन जो प्रोसेसेस नेचुरली चल रही हैं और छोटे मोटे अर्थक्वेक्स यहाँ आ रहे हैं तो बड़े। प्रोफेसर GM भट्ट साहब एक्सपर्ट, और ज़मीन के नीचे हलचल जम्मू कश्मीर के इस प्लेट पे नहीं हो रही है और ये प्लेट्स जब टकराती है तो भूचाल आता है। फ़िलहाल टकराती जो है हल्की फुल्की जो टकराती हैं, ये खिते चिनाब के इलाके में टकराती हैं तो वहाँ से हल्के हल्के झटके आ जाते हैं तो नीचे जो लावा बनता है वो निकल जाता है। लेकिन ये जो इलाका है ये खामोश बैठा है और ये खामोशी इसकी बड़े तूफ़ान की पेशखीमा तो नहीं है, ये एक्सपर्ट्स बता रहे। और 1500 के आसपास जो भूचाल हिस्ट्री बता रही आया था, कश्मीर 11 घरों का रह गया था, उसके बाद क्या कोई बड़ा भूचाल आ सकता है? हो सकता है।
अगर आप सिस्मिक जोन 4 और 5 में हैं, यानी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया जो होता है उस पर बैठें, तो आपको एहतियाती तदाबीर करनी है। आपको जानना है, समझना है कि जब इस तरह के हवाकात आ सकते हो सकते हैं, डिज़ास्टर हो सकता है, तो आपको किस तरह से एहतियाती तदाबीर करनी है। समझ लेना, समझना और जानना ज़रूरी है। तो एहतियाती तदाबीर, और इन्हीं एहतियाती तदाबीर में खित्ते चिनाब के लोगों के हवाले से गुलाम नबी आज़ाद ने भी आज बात की। गुलाम नबी आज़ाद का ये अपना इलाका है और इस इलाके के हवाले से जो लगातार भूचाल के झटके रहे थे उस पर गुलाम नबी आज़ाद को भी आज काफ़ी तशवीश थी, और उन्हें इसी तशवीश के पस मंज़र में सरकार को भी मशवरा दिया। डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जिसकी वजह से ख़ास तौर से भद्रवा और गुंदो एरिया में अभी तक और डिस्ट्रिक्ट के और चिनाब वैली के दूसरे इलाकों से खबर नहीं पहुंची है, लेकिन अभी जो खबर पहुंची है गुंदो तहसील और भद्रवा तहसील से जो खबरें आई हैं सरकारी और गैर सरकारी और हमारी पार्टी के ज़रिए और हमारे चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए कि कुछ स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी तशवीश की बात है और फ़िक्र की बात भी है, और हम यही दुआ करते हैं कि इसके बाद कोई झटका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिछले 15 साल 10-12 साल पहले का हमें तजुर्बा है। तजुर्बे की बुनियाद पे गुलाम नबी आज़ाद बता रहे थे एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी है, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एहतियात की बात अगर की जाए तो कहीं न कहीं ये स्ट्रेच जो है ये इधर की तरफ है, यानी चंपा से होते हुए कश्तवाड़, डोडा, यहाँ रामबन से होते हुए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग वगैरह, और फिर आगे श्रीनगर, सोपोर, बारामूला का उड़ी, फिर उस तरफ मुजफ्फराबाद की तरफ। इस स्ट्रेच के नीचे चट्टानें जो हैं वो खामोश बैठी हैं। लावा तो है लेकिन वो खामोश है। तो ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेशखेमा तो नहीं हो सकती है। लेकिन तूफ़ानों की बात करें तो ज़लज़ला तो एक तूफ़ान, लेकिन उसके साथ साथ कई और तूफ़ान जम्मू कश्मीर में आते रहे हैं। हमने सैलाब भी देखा है, हमने 90 का तूफ़ान भी देखा है, और उन तूफ़ानों के बाद और भी कई तरह के पॉलिटिकल से लेके जो इंजीनियर तूफ़ान है वो बहुत देखे हैं कश्मीर में। और इन दिनों एक और मामला भी है, और वह है NIA की छापामारी। NIA की छापामारी कल भी थी, पिछले हफ्ते भी थी, परसों भी थी और आज भी थी। NIA की छापेमारी आज जनूबी कश्मीर में थी, और जनूबी कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपिया में आज NIA ने छापेमारी की। और छापेमारी के हवाले से बताया जाता है कि इस साल 26 फरवरी को जो सुबह के वक्त जनूबी कश्मीर में जो ATM गार्ड का कत्ल हुआ था, उसी कत्ल के सिलसिले में आज NIA की SIA स्टेट जो एजेंसी है उसकी छापेमारी हुई, ताहम किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। उधर आपको दूसरा पहलू भी दिखाते चले, और दूसरा पहलू है PDP लीडर वहीद पर्रा का। और वहीद पर्रा को याल की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जाने की बात हो रही थी, ताहम आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वहीद पर्रा को इस हवाले से उसकी जो ट्रैवल जो है उसको फेलोशिप प्रोग्राम के लिए जो ट्रैवल करना था उसकी इजाज़त नहीं दी। और अदालत ने अपने नोट में लिखा है कि वहीद पर्रा को मुकामी और फॉरेन मिलिटेंटों के साथ लिंक्स रहे हैं, और उस पर फंडिंग का इल्ज़ाम के हवाले से इल्ज़ाम भी है। और उसके बाहर जाने से न सिर्फ उसके ख़िलाफ़ जो केस है उनकी ट्रायल पर फ़र्क पड़ेगा, बल्कि जो अभी इब्तदाई मराहिल में जो केसेस हैं वो हो सके मुल्क के बाहर जाने से सबूतों पर भी असर पड़ेगा, और फिर उसको ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि नो फ्लाइज लिस्ट में वहीद पर्रा को रखा गया है। और चलिए ज़रा यात्रा की बात करते हैं। अगले हफ्ते से या यूँ कहें अगले 15 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर से यात्रा शुरू होने जा रही है, और इस यात्रा के हवाले से सरकारी सतह पर इंतजामात। कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बालथल नहीं, कल नुनमन के पहलगाम के बेस कैंप गए थे, आज बालथल के बेस कैंप पहुँचे हुए थे। और बालथल पहुँचने के दौरान उन्होंने यहाँ सालाना जो यात्रा है इसकी तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने इससे पहले सोनमर्ग में एक जायज़ा मीटिंग भी ली, और जिसमें डॉक्टर मनदीप भंडारी और उसके जो CEO श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है उन्होंने भी, उसके साथ साथ इंतज़ामिया के दूसरे अहदेदारों ने शिरकत भी की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ सेहत की देखभाल, बिजली, मवासलात, पानी की फराहमी, सफाई, मौसम की जो हवाले से जो पेशन गोई है, डिज़ास्टर, सिक्योरिटी ग्रिड और दूसरे बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई। और यहाँ उन्होंने हिदायत दी है कि यात्रा बेस कैंप में डॉक्टरों, अमला, आलात, अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मुनासिब तादाद को यकीनी बनाया जाए। BRO को
वसाइल को मुतहरिक करने के भी उन्हें अहकाम दिए। और यहाँ उन्हें ये भी बताया गया कि यहाँ DRDO का अस्पताल का काम जो है, जिसका उन्हें खुद जायज़ा भी लिया, वो आखिरी मराहल में है और 17 जून को ये मुकम्मल तौर पर तैयार होकर डिलीवर यानी फाल कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का आज बालथल का दौरा, लेकिन अब ज़रा सियासत और सियासत में इंतखाबात और इंतखाबात में हर कोई अब बता रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। तजिया निगार अपनी अपनी तरह से राय दे रहे हैं और तजिया निगार अपनी अपनी राय देते हुए बता रहे हैं कि अब तक इंतखाबात न होना और अब भी इंतखाबात न होने की सबसे बड़ी वजह बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर में ग्राफ बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है, वो सबसे बड़ी वजह है। और एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई बड़ी जो बढ़त है वो बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो यही वजह है कि बीजेपी या मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं करा रही। ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, पॉलिटिकल पंडित्स बता रहे हैं, लेकिन सियासी शख्सियात भी इंतखाबात के हवाले से बता रही कि हमें मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सियासत में बड़ा नाम रहे और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सियासत के हर इलाके का पानी पी चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से भी वो यही बता रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है, किस तरह से सब कुछ चल रहा है, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, कैसे चल रहा है, ये गुलाम नबी आज़ाद बता रहे हैं। पता नहीं, ऐसा तजर्बा मेरी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा कि जहाँ इलेक्शन आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वरना हमेशा गवर्नर रूल या असेंबली 5-6 महीनों के लिए भंग रहती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 साल हो गए। तो इसलिए ये मेरी समझ से भी बाहर है और मेरे तजुर्बे से भी बाहर है। दिख रही है आपको अपोजिशन यूनिटी? कल उमर अब्दुल्ला से यही सवाल पूछा था मैंने, उन्होंने कहा जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो करती नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब का मैं समर्थन करता हूँ, उनका मैं जो उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छा कहा, क्योंकि मैं उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन था जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, और जब मैं ज़मीन पे 4 घंटे बैठा, जो कि उस वक्त पार्लियामेंट ने दिखाया नहीं, और अपनी साथियों के साथ, लेकिन कोई दूसरी पार्टी मेरे साथ नहीं बैठी, जो हमारे अलाइज थे वो भी नहीं बैठे, और जब वोट खिला ऐसा पहली बार हुआ है या ऐसा मैंने पहली बार देखा। गुलाम नबी आज़ाद आ रहा था, ये भी बता रहे थे उमर अब्दुल्ला का सपोर्ट करता हूँ। जब 5 अगस्त का फैसला हुआ तब दिल्ली में जो बड़ी पार्टीज थी, 80% के करीब जो लीडरान थे, पार्टीज थी, उन्होंने कश्मीरियों के ख़िलाफ़ काम किया, कश्मीरियों के हक़ में नहीं हुए। तो आज उमर अब्दुल्ला का बयान सही है और उमर अब्दुल्ला ने भी आज बयानबाजी की। उमर अब्दुल्ला आज नॉर्थ कश्मीर के इलाके में थे और नॉर्थ कश्मीर में अपने दौरे के दौरान जहाँ मीडिया से उन्होंने बात की, तो मीडिया में उन्होंने इंतखाबात की बात भी की। कल आपको बताते चलें बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से बयान दिया था, तो आज उमर अब्दुल्ला ने उसका तोड़ कहीं या मरोड़ के उसका जवाब कुछ यूँ दिया कि ये जो बेताज बादशाह, उनके अल्फाज के मुताबिक उमर कोट अनकोट उमर अब्दुल्ला, ये जो बेताज बादशाह बन के घूम रहे हैं, इलेक्शन अगर हुए तो इनका एड्रेस ही गायब हो जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। ये ऊपर से टपके हुए लीडर, मुफ्त के लीडर, इनको अब पता नहीं है कि ग्राउंड क्या होता है। उमर अब्दुल्ला आज इंतखाबात की बात करते हुए बीजेपी की एक बड़ी लीडर का नाम ना लेते हुए बताया खातून है और बीजेपी के दूसरे लीडर हैं, अपने कद के हिसाब से बयान दे, अपने कद के हिसाब से बात करें, ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। सुनिएगा कितना कद किसको वो दे रहे थे उमर अब्दुल्ला की ज़बानी। आपने कल भी बयान दिया था तो दरअसल ने पलटवार किया है, तो उमर साहब अब इतना बोल रहे हैं तो वो वेट करें इलेक्शन की, तो क्या कहें? क्यों वेट करूं? अरे क्यों वेट करूं? मैडम जी तो खुश होंगे, वो तो चाहती नहीं है इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी पार्टी का सफाया होगा, उनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से। अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, वो दूसरी बात है, लेडी है, इज्जत करते हैं, लेकिन उनको बकवास नहीं करना चाहिए। हकीकत ये है कि अगर वो अपनी जगह मजबूत होते, आज तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ होता। ये बीजेपी वाले क्यों इलेक्शन से दूर दौड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू में भी, कश्मीर में भी वो हार का सामना करेंगे। अगर उनको हिम्मत है तो पार्लियामेंट इलेक्शन तो उन्होंने कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली कराएं, हम भी देखें। ऐसा मुझे वजह बताइए ना, आप ऐसा कैसे कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन करा सकते हो, असेंबली का नहीं करा सकते हो?
आखिरकार दुनिया ये जानना चाहेगी ये क्या खिलवाड़ हो रहा है। हम देखेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा हिम्मत है तो पार्लियामेंट के साथ असम्बली इंतखाबात भी करवा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का तो आपने सुना, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें पिछले काफ़ी वक्त से या कहें पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपगंडा चल रहा है उसमें अब सिनेमा को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिनेमा को इस्तेमाल करते हुए पहले जम्मू कश्मीर को लेके प्रोपगंडा कश्मीर फाइल्स के ज़रिए किया गया और फिर मुसलमानों को और ज़्यादा बदनाम करने के लिए केरला की स्टोरी पैदा की गई, फिर 72 हूरें बनाई गई और अब एक और प्रोजेक्ट अजमीर बाबा पे काम चल रहा है। और परसों ही मुल्क के एक गोदी मीडिया टेलीविज़न ने हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के तईं जिस तरह से गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस तरह से नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसके बाद मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जाता है। और सोशल मीडिया को देखते हुए देखा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं उस टेलीविज़न चैनल उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त गम गुस्से का इज़हार करें। तहम उमर अब्दुल्ला ने आज उस पर भी बात करते हुए बताया कि इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई फ़िल्म बना ले तो उसके बाद इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि एक सोची साजी साजिश है और इस साजिश में मुसलमान नौजवानों को भड़काया जाता है ताकि बाद में उन पर लेबल लगाई जा सके। उमर ने कहा कि इंतखाबात पास आ रहे हैं और जब चुनाव हों तो तनाव होना ही है और तनाव पैदा करने के लिए फ़िल्मों से भी अब काम किया जा रहा है, लिया जा रहा है। और ये कुछ फ़िल्म प्रोड्यूसर्स, कुछ फ़िल्म डायरेक्टर्स, कुछ फ़िल्म एक्टर्स एक ख़ास फ़िरके को, ख़ास जमात को फ़ायदा देने के लिए इस तरह की बेतुकी हरकतें करते हैं। और ताहम उसने कहा कि समझदारी से हमें काम लेना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए ये भड़काने वाली बातें करके हमें भड़काना चाहते हैं और हमें ऐसी फ़िल्मों से दूर रहना चाहिए। हमें कमज़ोर, हमारे इस्लाम को तो ऐसी फ़िल्में कमज़ोर नहीं कर सकें। और 1400 साल से इस तरह की बहुत सी साजिशें हुई हैं, एक साजिश और सही लेकिन होगा कुछ नहीं। उमर अब्दुल्ला का बयान। मैंने कल भी ये बात की, क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि एक फिल्म पे हम के 1 या 2 फिल्म बनने से हमें नुकसान होगा या हमारे मजहब पे कोई असर पड़ेगा? ये इन लोगों की एक सोची समझी साजिश है। जैसे जैसे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे इनकी हरकतें और बढ़ेंगी। लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा, इन साजिशों का अक्लमंदी से हमें मुकाबला करना है और हमें कभी ये नहीं दिखाना है कि चलिए, उमर अब्दुल्ला मशवरा हकीकत बयान कर रहे थे और साफ जाहिर है बहुत सी साजिशें हुई हैं, बहुत सी जंगें हुई हैं, सलीबी जंग भी हुई है, साजिशें आए रोज़ होती रहती हैं और इस तरह से फिल्म पर्दे का सहारा लेके बदनाम करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उससे कुछ नहीं होगा। बेतुकी बातें हैं और इन बेतुकी बातों से किसी को ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन एहतियात करना है, मौका फराम नहीं करना है। और आपको नाज़रीन बताएं, श्रीनगर के लोग भी आज पूछ रहे थे, बटमालू के लोग, कि ऐसा मौका क्यों आ रहा है। ये श्रीनगर की SDA कॉलोनी कमरवारी की है, SDA कॉलोनी, माफ़ कीजिएगा, बटमालू के SDA कॉलोनी के लोग हैं और यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए बताया जा रहा था हमें बुनियादी सहूलियात हैं तो ठीक है स्मार्ट मीटर लगाइए। ये सवाल पूछा जा रहा था, अगर सरकार बुनियादी सहूलियात नहीं दे पा रही है तो फिर ये मीटर, हीटर, कीटर, ये लीटर जो कुछ भी करना है ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर बुनियादी सहूलियात होती तो ड्रेन में यहाँ बच्चा नहीं मरता, ड्रेन का ढक्कन होता। ये बटमालू की ख़वातीन। और एक और सवाल आज उन्होंने उठाया, आज ये सवाल था कि तजुर्बागाह वाकई में है, ये मीटर जो कुछ भी है कश्मीर में ही क्यों, जम्मू में क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। क्या ये सवाल वो पूछ रही थी, क्या वाकई में जम्मू में भी लगाए जा रहे हैं। वो मीडिया से सवाल पूछ रही थी। हमने कहा कि हम सरकार से पूछेंगे कि क्या जम्मू में लगाए जा रहे हैं, तो उस हवाले से जैसे हमें मालूम होगा कि जम्मू में भी लगाए जाते हैं तो हम इनका जवाब दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सरकार से पूछ रहे थे कि इधर ही क्यों। SD कॉलोनी बटमालो मैं 2 किलोमीटर दूर लाल चौक पे स्मार्ट सिटी वनान अगर गवर्नमेंटन यम स्मार्ट मीटर लग मगर अम ब्रो पज तम इम्प्रूवमेंट कर जरूरत गोक मसला आब ये अगर स्मार्ट मीटर लग मगर गोक क्या गोस आब अस क्या चल यह मोटर 24 घंटे थवन लगे तम पे खस आब कहें मजूर तबकह योर सारी पढ़ा लिखा तम पे मजूर करान इस वनकस टोटली गवर्नमेंटस तक छी पसरा आमत गवर्नमेंट के यमो ऐलानो सो फैसले करान
यम ती चीज करान सम चीज कोर वनकस स्मार्ट मीटर एस डी कॉलोनी लगित मानित स्मार्ट मीटर लगित मगर स्मार्ट हम मानते हैं स्मार्ट मीटर लगाइए, लेकिन पहले बुनियादी सहूलियात दे दीजिएगा। ये बटमालू के लोग कह रहे थे। कहीं न कहीं हक की बात तो है, ऐसा कहना इनका हक है, क्योंकि बुनियादी सहूलियात नहीं तो फिर बिजली नहीं तो मीटर क्यों, बिजली नहीं तो फीस क्यों, ये सवाल है और सवाल पूछा जा सकता है। तो नाज़रीन, इसी सवाल के साथ आज का दिन भर यहीं पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। लें आपसे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना, अल्लाह हाफिज़।